Hello and welcome to my channel जॉन मिल्टन्स बायोग्राफी एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट्स। जॉन मिल्टन की बायोग्राफी को आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और एग्जाम से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। वीडियो की न्यू नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। लेट्स स्टार्ट। जॉन मिल्टन एक फेमस इंग्लिश पोएट, कंपोजिटर और हिस्टोरियन कंसिडर किए जाते हैं। विलियम शेक्सपियर के बाद वो सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट इंग्लिश ऑथर माने जाते हैं। ओके जिनका जन्म 9 दिसंबर 1606 को ब्रैड स्ट्रीट चीपसाइड लंदन इंग्लैंड में हुआ था। जिन और उनकी डेथ 8 नवंबर 1674 को 65 साल में हुई थी। 65 इयर्स की एज में उनकी डेथ हो गई थी। फन हिल रोड लंदन इंग्लैंड में जहां पर उनको दफनाया गया था सेंट गाइल्स विदाउट क्रिपलगेट चर्च में। ओके एल्मा मेटर मीन्स एजुकेशन, यानी कि उनकी जो एजुकेशन हुई थी वो क्रिस्ट कॉलेज कैम्ब्रिज में हुई थी। ओके सो जो जॉन मिल्टन के फादर है वो लंदन में रहते थे। उनका जो बिजनेस था वो स्क्रिवेनर का था। स्क्रिवेनर मीन्स स्क्राइब, जो लेख को प्रमाणित करते हैं। मीन्स एक तरह की स्क्राइब्ड होती है। स्क्राइबनर प्रिपेयरिंग डॉक्यूमेंट्स की, जो डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर किए जाते थे उनको प्रमाणित करने का वो काम करते थे फॉर लीगल ट्रांजैक्शन। और वो एक मनी लेंडर भी थे। मनी लेंडर मीन्स सूदखोर। ओके सो जो उनका मिडिल स्टेचर था वो ऑबर्न हेयर एंड एन ओवल फेस, यानी कि ऐसा माना जाता है कि जो जॉन मिल्टन थे वो बहुत ज्यादा सुंदर थे। उनके जो हेयर थे वो ऑबर्न थे, यानी कि ग्रे कलर के थे, ग्रेइश लुक में थे। ओवल फेस था, ग्रे आईज थी और फेयर कॉम्प्लेक्शन था, जिससे कि उनकी जो लुक थी वो एक लेडी जैसी लगती थी। इसी वजह से उनको लेडी ऑफ द क्राइस्ट भी कहा जाता था। ओके 1620 में, यानी कि 12 इयर्स की एज में मिल्टन को सेंट पॉल स्कूल लंदन भेजा गया। 1625 में उन्होंने क्रिस्ट चर्च कॉलेज कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई पूरी की। ठीक है 1626 में उन्हें कॉलेज से सस्पेंड कर दिया गया। विलियम चैपल जो उनके टीचर थे, जो उनके ट्यूटर थे, उनसे आर्ग्यूमेंट, उनसे बहस के कारण उनको स्कूल से निकाल दिया गया। यहाँ पर वो अपनी फैमिली के पास लंदन चले गए और उन्होंने पोइट्री लिखना स्टार्ट किया। ठीक है तो इवेंचुअली वो वापस कैम्ब्रिज गए। इस टाइम उनके जो न्यू ट्यूटर थे वो थे नथानियल टॉवे। इस चीज को, इन दोनों ट्यूटर्स के नाम भी आपको ध्यान रखने होंगे क्योंकि प्रीवियस एग्जाम में पूछा जा चुका है कि वो किसके कारण कॉलेज से निकल गए थे। उन ट्यूटर का नाम बताइए। तो आपको दोनों ट्यूटर का नाम रखना है कि उनके न्यू ट्यूटर कौन थे और जिससे आर्ग्यूमेंट हुआ था वो ट्यूटर उनके कौन थे। ओके यस दिसंबर 1629, यानी कि 21 ईयर में उन्होंने अपना फर्स्ट वर्क लिखा ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्रिस्ट नेटिविटी। ठीक है क्रिसमस मॉर्निंग एट कैम्ब्रिज, क्रिसमस मॉर्निंग कैम्ब्रिज पर उन्होंने अपना एक वर्क लिखा था जब वो मात्र 21 साल के थे। और ये वर्क उनका 25 दिसंबर 1629 में हुआ आया था। उनके जो एपिटाफ ऑन द एडमिरेबल ड्रामेटिक पोएट, जो एपिटाफ उन्होंने लिखा था, जो ड्रामेटिक पोएट विलियम शेक्सपियर थे, इन दिनों उन पर एपिटाफ भी उन्होंने सबसे पहले लिखा था। ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। ऑन शेक्सपियर 1630, जो कि एनोनिमसली, यानी कि बिना नाम के, शेक्सपियर के सेकंड फोलियो एडिशन जो कि 1632 में आया था। फर्स्ट एडिशन कब आया था? फर्स्ट फोलियो का एडिशन कब आया था विलियम शेक्सपियर का? 1623 में। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आप याद रखेंगे। इनके 4 एडिशन आए थे, तो 4 एडिशन के जो ईयर्स हैं उनको आप चेक कर लेंगे। ओके सो उनकी जो फर्स्ट पब्लिश्ड पोएम थी ऑन शेक्सपियर 1630 में वो आई थी और उसको एनोनिमसली सेकंड फोलियो एडिशन विलियम शेक्सपियर का जो आया था 1632 में उसमें पब्लिश कराया गया था। तो इन दोनों डेट को ध्यान रखेंगे कि ये जो फर्स्ट पब्लिश पोएम ये ऑन शेक्सपियर 1630 में आई थी और इसको सेकंड फोलियो एडिशन विलियम शेक्सपियर में पब्लिश कराया गया था 1632 में। ओके प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन पूछा गया है जिसका फुल टाइटल है, ये फुल टाइटल उनके एपिटाफ का जो उन्होंने विलियम शेक्सपियर पर लिखा था, एन एपिटाफ ऑफ एडमिरेबल ड्रामेटिक पोएट। ठीक है ये फेमस उनका वर्क है। ये जो ग्रीन कलर से यहाँ पर आपको लाइन शो रही है, डियर सन ऑफ मेमोरी ग्रेट हेयर ऑफ फेम, ये एग्जामिनर की फेवरेट लाइन है। बार बार इनसे पूछा जाता है कि ये लाइन कहाँ से ली गई है। तो आपका आंसर होगा ऑन शेक्सपियर 1632, जो कि जॉन मिल्टन ने एपिटाफ लिखा था विलियम शेक्सपियर के लिए। ठीक है ये पूरा का पूरा एपिटाफ ये उनकी लाइंस है, इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया है। बट आप चाहे जैसे चाहे उसको वैसे रीड कर सकते हैं, पर इसको आप एक बार देख लेंगे
तो ये जो लाइंस हैं, डियर सन ऑफ मेमोरी, ग्रेट हेयर ऑफ फेम, व्हाट नीड्स दाउ सच वीक विटनेस ऑफ दाई नेम, इनको आप अच्छे से रीड कर लेंगे क्योंकि ये बार बार एग्जाम में पूछा गया है, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। ओके, यस, नेक्स्ट। उन्होंने फिर बीए की डिग्री ली मार्च 26 1629 में, और उन्होंने अपनी एमए की डिग्री 3 जुलाई 1632 में ली। ठीक है, और इस दौरान वो अपने पेरेंट्स के साथ अपने कंट्री एस्टेट हॉटन नाम के गांव में रहे। और ये जो हॉटन, जब ये यहाँ पर रह रहे थे तो इसी पीरियड को हॉटन पीरियड माना जाता है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नोट है कि आप इसको नोट कर लेंगे। हॉटन पीरियड कब से कब तक माना जाता है? 1632 से 1637 तक माना जाता है। ठीक है, वेयर हिज फादर हैड रिटायर्ड अ शॉर्ट टाइम अगो, जहां पर उनके फादर जो है रिटायर हुए थे। ओके, इसलिए वो हॉटन में रहे थे और वहां उस दौरान उन्होंने बहुत सारी पोयम्स वगैरह लिखे, वर्क लिखे, जिसमें दोनों मास्क आते हैं। मास्क कौन कौन से? आर्केड्स एंड कॉमर्स। ठीक है, जो उन्होंने कंपोज किए थे नोबल पेट्रॉन्स पर। पेट्रॉन्स क्या होते हैं ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि पेट्रॉन्स जो राइटर को सपोर्ट देते हैं, मनी सपोर्ट देते हैं, तो उनको पेट्रॉन्स बोलते हैं। तो उन्होंने आर्केड्स और कॉमर्स, ये दो मास्क हॉटन पीरियड के दौरान लिखे थे और इनको 1632 एंड 1634 में रेस्पेक्टिवली परफॉर्म किया गया था। यानी कि जो मास्क है आर्केड्स वो 1632 में आया था एंड कॉमर्स 1634 में आया था। ठीक है, कॉमर्स में जो है चेस्टिटी, टेम्परेंस एंड चेस्टिटी पर बात की गई है, पवित्रता पर बात की गई है, गुण पर बात की गई है, पवित्रता के गुणों पर, जिसको ब्रीफली डिस्कस किया जाएगा जब आपके लिए कॉमर्स की वीडियो आएगी। ओके, यस। 1637 में उनकी जो मदर है सारा जेफरी मिल्टन, वो डाइड हो गई थी, जिनको हॉटन, टाउन ऑफ हॉटन में ही दफनाया गया था। ठीक है, जब वो हॉटन में रह रहे थे तभी उनकी मदर की डेथ हो गई थी। 1637 में उन्होंने एक पोयम लिखी लिसिडस, जो कि एक पेस्टोरल एलेजी है जो उनके फ्रेंड एडवर्ड किंग पर लिखी गई थी। ठीक है, ये भी बहुत बार पूछा जाता है इसका, ये ना आप ध्यान रखेंगे। 1637 में जो पोयम लिखी थी लिसिडस, वो एक पेस्टोरल एलेजी जो कि एडवर्ड किंग की याद में लिखी गई थी, जो उनके फ्रेंड थे। 1638 में स्प्रिंग में उन्होंने टूर किया फ्रांस, स्विट्जरलैंड एंड इटली का। लेकिन इंग्लिश, जब सिविल वार हुआ था इंग्लैंड में, तो उन्हें फोर्सली आना पड़ा, वापस आना पड़ा 1639 में। ठीक है, तभी उन्होंने कंपोज की थी एक पोयम एपिटैफियम डेमोनिस, जो कि एक एलिजी है जो उन्होंने अपने बेस्ट चाइल्डहुड फ्रेंड चार्ल्स डियोडाती के लिए लिखी थी, जो कि मिल्टन्स के यूरोपियन टूर के दौरान जिनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान से आप नोट कर लेंगे कि 1639 में जब वो यूरोपियन टूर पर थे और उन्हें बाई फोर्स इंग्लैंड वापस आना पड़ा था, तब उन्होंने एक पोयम कंपोज की थी 1639 में, जो कि उनके बेस्ट चाइल्डहुड फ्रेंड थे चार्ल्स डियोडाती। ठीक है, 1642 में यानी कि 34 इयर्स की एज में उन्होंने एक 17 इयर्स ओल्ड गर्ल से शादी की थी जिसका नाम मैरी पावल था। और ये मैच ज्यादा अच्छा नहीं था, और जो वो कपल थे उनको 3 डॉटर्स और एक सन था, और मैच अच्छा ना होने की वजह से उनकी जो मैरिज लाइफ थी वो ज्यादा अच्छी नहीं थी, वो ना खुश थे। इसीलिए उन्होंने अपनी इस लाइफ पर, मैरिड लाइफ पर पैम्पलेट लिखे। ठीक है, इंग्लैंड डाइवोर्स लॉज एंड टाइटल, जिन्हें लिखने के बाद, इन पैम्पलेट्स को लिखने के बाद डाइवोर्स ट्रैक्ट्स, इन पैम्पलेट्स को बोला जाता था, और मिल्टन को मिल्टन द डाइवोर्सर बोला जाने लगा। यानी कि उनको निकनेम दे दिया गया मिल्टन द डाइवोर्सर, क्योंकि उन्होंने पैम्पलेट लिखे थे अपनी मैरिज, जब वो अपनी मैरिज से, मैरिड लाइफ से नाखुश थे। 1 अगस्त 1643 में उनका सबसे पहला पैम्पलेट आया था, डॉक्ट्राइन एंड डिसिप्लिन ऑफ डाइवोर्स। ठीक है, फिर उसके बाद इसी को एक्सपेंड करते हुए सेकंड एडिशन, द जजमेंट ऑफ मार्टिन ब्यूसर। एंड 1645 में उनके 2 पैम्पलेट आए थे, टेट्राकॉर्डन और कॉलेस्टेरियन। ये सब मैरिड लाइफ से रिलेटेड थे। ठीक है, डाइवोर्स से रिलेटेड थे, और इनको लिखने के बाद ही मिल्टन को निकनेम मिला था मिल्टन द डाइवोर्सर। ठीक है, इनको डाइवोर्स ट्रैक्ट्स भी कहा जाता है। ठीक है, ये जो 4 ट्रैक्ट से 4 पैम्पलेट थे, इनको डाइवोर्स ट्रैक्ट्स भी कहा जाता है। क्रूशियल डिकेट्स की बात करते हैं, 1640 से 1660 तक उनका ये टाइम पीरियड रहा। इस टाइम पीरियड में उन्होंने प्रोज लिखा, तो मिल्टन को अपॉर्चुनिटी मिली गॉड एंड कंट्री को सर्व करने की। ठीक है, जब सिविल वार चल रहा था इंग्लैंड में, तो ये पीरियड था 1642 से
1648 तक का, ठीक है। किंग चार्ल्स फर्स्ट उस टाइम वहां पर गद्दी पर थे। 1600 से 1649 तक जो रहे, जो कि कैथोलिक थे, ठीक है। और बहुत बड़ी संख्या में उनका अपोज किया जा रहा था, लेकिन जो मिल्टन थे वो प्योरिटन प्रोटेस्टेंट थे, ठीक है। किंग चार्ल्स वॉज डिफीटेड एंड एग्जीक्यूटेड। जो वहां पर प्योरिटन प्रोटेस्टेंट थे उनके द्वारा किंग चार्ल्स को गद्दी से उतार दिया गया था, ठीक है। 1641 में और 1642 में मिल्टन ने जो है जो ट्रैक्ट्स थे वो निकाले थे, ठीक है। जो ट्रैक्ट से कैथोलिक बिशप से रिलेटेड, यानी कि रिलीजन से रिलेटेड जो ट्रैक्ट से उनको उन्होंने ज्यादा वहां पर रखा था, क्योंकि वो अगेंस्ट थे कैथोलिक बिशप्स के, क्योंकि मिल्टन एक प्योरिटन थे, प्योरिटन प्रोटेस्टेंट थे, ठीक है। ये बिलेटेड एलिजाबेथन पीरियड से रिलेटेड पॉइंट थे, तो इसीलिए ये भी आप ध्यान रखेंगे, ये भी नोट करने लायक पॉइंट है कि ये बिलेटेड एलिजाबेथन से रिलेटेड पोएट थे। एलिजाबेथ के बाद यानी कि विलियम शेक्सपियर के बाद इनका टाइम पीरियड शुरू होता है। 1641 में इन्होंने जो रिलीजन के रिलीजन के अकॉर्डिंग ट्रैक्ट्स निकाले थे, उनमें आते हैं ऑफ रिफॉर्मेशन, ऑफ प्रीलिटिकल एपिस्कोपेसी एंड एनिमेट वर्जन्स, ठीक है। ये जो थ्री ट्रैक्ट्स थे ये इन्होंने निकाले थे, जो कि धर्म से रिलेटेड थे। और ये उन्होंने वहां पर अपने प्रोज वर्क एज अ प्रोज वर्क इनको पब्लिश कराया था, ओके। इन 1641 में 1642 में द रीजन ऑफ चर्च गवर्नमेंट अर्ज्ड अगेंस्ट प्रीलेटी, यानी कि जो वहां पर चल रहा था उस टाइम, जो बी हेडेड कर दिया गया था चार्ल्स फर्स्ट को, उसके ड्यूरिंग ये इन्होंने प्रोज वर्क वहां पर लिखे थे, ठीक है। 1641 में ये थ्री आए थे, ऑफ रिफॉर्मेशन, ऑफ प्रीलेटिकल एपिस्कोपेसी, एनिमेट वर्जन, एंड 1642 में द रीजन ऑफ चर्च गवर्नमेंट अर्ज अगेंस्ट प्रीलेटी। इस तरह के ये प्रोज वर्क आए थे, तो आप इनको ध्यान रखिए। नेक्स्ट जो 1644 में मिल्टन्स की ऑफ एजुकेशन आई थी, ठीक है, जिसमें ये भी एक प्रोज वर्क था, जिसमें उन्होंने डोमेस्टिक फ्रीडम को महत्व दिया था, कि किस तरह से जो डिसिप्लिन है, रीजनेबलनेस है, ब्रॉड कल्चर है और एबिलिटी है ऑल अराउंड, इंडिपेंडेंस ऑफ जजमेंट है स्कूल बॉयज की, उन सबको यहाँ पर इन्होंने डिस्क्राइब किया था। द सेम ईयर उनकी एरियोपेजेटिका आई थी, यानी कि 1644 में, जिसमें उन्होंने डिफेंस ऑफ मेंस राइट की बात की थी, यानी कि फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात की थी, बोलने की जो फ्रीडम है उसकी बात उन्होंने वहां पर की थी। एज द सिविल वार एंडेड, जब सिविल वार एंड हुआ तो मिल्टन रॉयल टायरेनरी की तरफ मुड़ गए, ठीक है। यानी कि जो उस टाइम उन्होंने फिर एक वहां पर बुक लिखी, द टेन्योर ऑफ किंग्स एंड मजिस्ट्रेट 1649 में, आर्ग्यूड दैट मैन हैव अ नेचुरल राइट, जिसमें उन्होंने आर्ग्यू किया था किस पर, चार्ल्स फर्स्ट पर। उन्होंने कहा था कि जो मैन है उसको नेचुरल राइट टू फ्रीडम है, यानी कि उसको अधिकार है स्वतंत्रता का। ये उन्होंने चार्ल्स फर्स्ट के लिए बोला था, और जब उनको बीहेडेड कर दिया गया था इसके बाद वहां पर क्रॉमवेल्स गवर्नमेंट आ गई थी, तो मिल्टन ने वहां से अपना रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट सेक्रेटरी जो स्टेट है वो शुरू किया। उनको फॉरेन टंग्स वहां पर ये पद दिया गया। उनकी जो चीफ ड्यूटी थी, ट्रांसलेट स्टेट लेटर्स इनटू लेटिन, ठीक है। लेटिन में जो स्टेट लेटर्स थे उनको ट्रांस करने की उनको ड्यूटी सौंपी गई थी। 1649 में आइक्नोक्लास्ट उन्होंने लिखा, इमेज ब्रेकर नाम से जो फेमस हुआ। ये जो आइक्नोक्लास्ट उन्होंने लिखा था, यहाँ पर चार्ल्स फर्स्ट ने वहां जो इमेज बनाई थी, ठीक है, अपनी रेजिसाइड वाली, यानी कि जब चार्ल्स फर्स्ट को वहां से बीहेडेड कर दिया जाता है, उनको गद्दी से उतार दिया जाता है और मार दिया जाता है, तो इस तरह की वहां पर एक इमेज बन गई थी, और इस इमेज को तोड़ने के लिए मिल्टन ने ये वर्क लिखा था 1649 में, आइक्नोक्लास्ट, जो कि एक इमेज ब्रेकर साबित हुआ, क्योंकि वो जो क्रॉमवेल्स की गवर्नमेंट में एक तो पद पर थे, सेक्रेटरी थे उनके, और इसीलिए उन्होंने ये इमेज ब्रेकर इस तरह का एक वर्क लिखा, जिससे कि जो पीपल थे उनके मन से वो इमेज हट जाए, ठीक है, कि रेजिसाइड वाली, कि राजा की हत्या कर दी गई। व्हेन चार्ल्स सेकंड, जब चार्ल्स सेकंड आए, जो कि चार्ल्स फर्स्ट के सन थे, एग्जीक्यूटेड चार्ल्स फर्स्ट, तो उन्होंने 1660 में रिगेन द थ्रोन, उन्होंने दोबारा से 1660 में उस राज्य को पा लिया। तो जो मिल्टन थे अब वो डेंजर में थे, ठीक है। उन्होंने जो सपोर्ट किया था मोनार्की को, तो मिल्टन को इस बार इसका पनिशमेंट दिया गया, हेरस किए गए, इम्प्रिजन जेल में डाल दिया गया, और उनकी बहुत सारी बुक्स को जला दिया गया था। 1652 में
ग्लूकोमा के कारण जो मिल्टन थे वो टोटली ब्लाइंड हो गए थे। ये ईयर ध्यान रखेंगे, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पैराडाइज लोस्ट एक एपिक जो उन्होंने पब्लिश किया था 1667 में, ठीक है, जो कि बाइबल स्टोरी ऑफ द क्रिएशन से इंस्पायर्ड था, जिसमें उन्होंने एडम और ईव का फाल यहाँ पर दिखाया है। द रिबिलियन ऑफ सैटर्न अगेंस्ट गॉड, गॉड के अगेंस्ट जो सैटर्न ने वहां पर रिबिलियन किया था, यानी कि एक अपना अलग राज्य शुरू किया था, उसको दिखाया गया है। एंड सैटर्न बीइंग कास्ट आउट फ्रॉम हेवन, और वहां से सैटर्न को हेवन से निकाल दिया जाता है। तो ये सब इसमें पैराडाइज लोस्ट में बताया गया है, ठीक है, जिसकी ब्रीफ समरी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। 1667 में पैराडाइज लोस्ट आई थी, और ये इनकी एक एपिक पोयम थी और फेमस पोयम भी थी, ठीक है। 1656 में 4 इयर्स आफ्टर जो उनकी शादी हुई थी मैरी से, उनकी डेथ हो जाती है 1656 में। इसके बाद मिल्टन कैथरीन वुडकॉक से शादी कर लेते हैं, ठीक है। 2 इयर्स लेटर जब वो एक बच्चे को जन्म देते हैं 1658 में, तो वो भी उनकी भी डेथ हो जाती है। जो उनकी सेकंड वाइफ थी कैथरीन वुडकॉक, ये उनकी सेकंड वाइफ थी। तो उनकी मेमोरी में वो एक फेमस सोनेट लिखते हैं, ठीक है। मी थॉट आई सा माई लेट एस्पाउस्ड सेंट, ये सोनेट जो है 23 नंबर का सोनेट माना जाता है। ये उन्होंने कैथरीन वुडकॉक की याद में लिखा था, जिसकी थीम थी लव, ठीक है, इसको नोट कर लेंगे। सोनेट 23 माना जाता है। अगर एग्जाम में ये पूछ लिया जाए कि सोनेट 23 कौन सा है, तो जो उन्होंने अपनी वाइफ की मेमोरी में लिखा था, उनकी याद में उन्होंने लिखा था उनकी डेथ के बाद, जो उनकी सेकंड वाइफ थी कैथरीन वुडकॉक। टाइटल था मी थॉट आई सा माई लेट एस्पाउस्ड सेंट, ओके। एंड 1663 में उन्होंने अपनी थर्ड मैरी की थी, थर्ड शादी की थी एलिजाबेथ मिंशेल से, ठीक है। इसके बाद 1671 में पैराडाइज लोस्ट के बाद उन्होंने पैराडाइज रिगेन लिखा था, जिसको सीक्वल माना जाता है, ठीक है। और वो 1 वॉल्यूम में दिखा था सैमसन एगोनिस्ट के साथ, यानी कि ये जो पैराडाइज रिगेन है और ये सैमसन एगोनिस्ट दोनों एक साथ आई थी 1671 में। पैराडाइज रिगेन को पैराडाइज लोस्ट का सीक्वल माना जाता है, ठीक है। और सैमसन एगोनिस्ट जो कि एक क्लोजेट ड्रामा है, क्लोजेट ड्रामा होता है यानी कि ड्रामा टू बी रीड, जो सिर्फ पढ़ने के लिए होता है। पैराडाइज रिगेन्ड ट्रीट्स द रिजेक्शन बाय जीसस ऑफ सैटन्स टेम्पटेशन, यानी कि इसमें जो सैटन्स का टेम्पटेशन है जीसस के लिए, वो दिखाया गया है। द रिजेक्शन बाय जीसस ऑफ सैटन्स टेम्पटेशन, ये इसकी थीम है, ओके। क्रिटिसिज्म की बात करते हैं। क्रिटिसिज्म ऑफ जॉन मिल्टन में सबसे पहले जॉन ड्राइडन की बात करते हैं 1631 से 1700 में, जिन्होंने उनकी काम की प्रशंसा करते हुए अपनी राइटिंग में लिखा था कि दिस मैन कट्स अस ऑल आउट एंड द एंशियंट टू। ये उन्होंने कब लिखा था? जब पैराडाइज लोस्ट का जो पब्लिकेशन हुआ था। एक्चुअली क्या हुआ था कि 1667 में जो पब्लिकेशन राइट्स हैं पैराडाइज लोस्ट के, वो सैमुअल साइमंस को दे दिए गए थे, उनको सोल्ड कर दिए गए थे। तो जब वो क्वार्टो एडिशन में उन्होंने पब्लिश कराया 1667 के, तो 18 मंथ्स में यानी कि 18 महीने में उनके उन्होंने जितनी भी कॉपीज निकाली थी 1300 से 1500, वो सारी की सारी सोल्ड आउट हो गई थी। तो उनको देखते हुए जॉन ड्राइडन ने फिर यहाँ पर ये कमेंट दिया था, दिस मैन कट्स अस ऑल आउट इन द एंशियंट टू, और ये उनके लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट था, यानी कि जॉन ड्राइडन उनके प्रशंसक थे, ओके। अलेक्जेंडर पॉप ने उनका मजाक उड़ाया था, ठीक है। सैमुअल जॉनसन ने भी ये स्वीकार किया था कि जो मिल्टन के वर्क है वो उनसे डिसएग्री थे, यानी कि वो उनसे सहमत नहीं थे, और उन्होंने कहा था कि जो उनके पॉलिटिकल व्यूज हैं और रिलीजियस व्यूज हैं वो भिन्न हैं, मीन्स वो उनसे सहमत नहीं थे, ठीक है। जनरल 18 सेंचुरी पॉएट ने उनकी प्रशंसा की थी, ठीक है। जो उन्होंने वर्क लिखे थे स्पिरिचुअलिटी पर, इंटेलेक्चुअल एंड मॉरल वर्क पर, तो उनकी प्रेज की गई थी 18 सेंचुरी वाले पॉइंट्स के द्वारा। और विलियम ब्लेक और पीबी शैली ने उनकी प्रशंसा की थी सेटन एज अ रोमांटिक रेबल कहते हुए, ओके। सैमुअल टेलर कॉलरिज यानी कि एसटी कॉलरिज जो थे, उन्होंने मिल्टन्स की आर्टिस्ट्री एंड डेप्थ को प्रेज किया था, ओके। और 1920 में जो टीएस इलियट थे, उन्होंने मिल्टन को क्रिटिसाइज करते हुए कहा था कि उनके इन्फ्लुएंस के कारण उनको क्रिटिसाइज किया था, यानी कि जो उनकी बुक्स वगैरह थी उनका उन पर कैसा प्रभाव था, इससे इसको उन्होंने क्रिटिसाइज किया था, ठीक है। तो जो उनकी क्रिटिसिज्म से रिलेटेड है, जैसे सैमुअल जॉनसन ने द लाइफ ऑफ मिल्टन इस तरह से लिखी है, उनको नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, ओके। आई होप कि ये जो बायोग्राफी है ये आपको क्लियर हुई होगी,
ठीक है, इसको आप अच्छे से रीड करेंगे और अपने नोट्स रेडी कर लेंगे।